अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पार्लियामेंट वो मुकद्दस ऐवान है जहां बैठकर 22 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले किए जाते हैं, जहां मुल्क को चलाने के लिए एक एक इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, अहम मुल्की मामलात पर कानून बनते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस अंदाज में मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो रोजाना आकर अवाम को बड़े बड़े भाषण देते हैं, अवाम को दर्स देते हैं जमहूरियत का, इखलाकियात का, रियासत मदीना का, नए पाकिस्तान का। लेकिन जिस अंदाज में गुज़िश्ता 2 रोज से हमने देखा, जिस अंदाज में अवाम का तकद्दुस पामाल हुआ, हुल्लड़बाजी हुई, सीटियां बजाई गई, एक दूसरे पर जुमले कसे गए और नौबत यहां तक नहीं बल्कि गालम गलोच से आगे जाकर हाथापाई तक भी जा पहुंची। नाज़रीन, ये है मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे, उनका पार्लियामेंट में संजीदगी का आलम, जिससे ये बाखूबी तौर पर आम आवाम अंदाजा लगा सकती है कि ये लोग मुल्क कौम के फैसले करते हुए किस कदर संजीदगी का मुजाहिरा करते होंगे। इस सब के बाद जो अहम बात है वो ये है कि जो कुछ भी ऐवान में गुज़िश्ता 2 दिनों से होता रहा, उस पर स्पीकर की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया और 7 जो अरकान असम्बली हैं उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया, वज़ीर आज़म की जानिब से भी ऐसे वाक़े की मज़म्मत की गई। लेकिन इसके बावजूद आज जब कार्रवाई चली, ऐवान की शुरू हुई, अपोजिशन लीडर की जानिब से तकरीर की गई, तो सूरत हाल कुछ कल से मुख्तलिफ नहीं थी। आज भी वही सूरत हाल रही। कल फ़र्क ये था कि कल बजट कॉपीज चली और आज सैनिटाइजर्स की बोतल्स जो हैं वो एक दूसरे पर फेंकी गई। आखिर ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, और यही कुछ अगर होता रहा तो फिर इस ऐवान का मुस्तकबिल क्या होगा। सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतसास एहसन साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल मुकद्दस ऐवान में जो कुछ भी होता रहा, जिस तरह से ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया, बल्कि एहतशाम साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। ये ऐवान जहां बैठकर 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं, पिछले 2 दिन से वहां जो कुछ भी होता रहा, इस सब के बाद ऐवान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर आप? सोनिया, देखें, पहली तो बात यह है कि जो 2 दिन से आप देख रही हैं और तो जस्टिफिकेशन जो देने की कोशिश की जा रही है, ब्लेम गेम है। पीपल्स पार्टी कहती है, आप PMLN कहती है आपके लोगों ने शुरू किया, नहीं PTI ने, PTI वाले कहते हैं आपने शुरू किया। सवाल यह है कि जी किसने भी शुरू किया, दोनों कसूरवार हैं। जिस तरीके से ये सूरत हाल पैदा हुई है, जिस तरीके से जिस एंगर का और एग्रेशन का मुजाहरा किया गया है, देखे ना, अब किताबों को हथियार बना के पेश किया गया, मारा गया। मुझे तो सोनिया लग रहा है कि कल ये चाकू और क्लाशनकोफ और कोई और पिस्टल लेके आएंगे और डेड बॉडियाँ लोगों को यहाँ पे उठानी पड़ेंगी। देखें, जो अफसोसनाक बात है सोनिया, ये 3 दिन का जो कुछ हो रहा है सीन में, मुझे लग रहा है कि ये पार्लियामेंटेरियन जो है ये अपनी अपनी अना और अपनी ईगो की जंग लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने इनको ऐवानों में भेजा है उनकी ने कोई परवाह नहीं है। भाई देखें, हुकूमत की तरफ से तो मैं ये कहूँगा जो थोड़ा गलत हुआ या ज़्यादा हुआ कि भी अब लीडर ऑफ दी ओपोजिशन तकरीर करना चाह रहे थे, आप तकरीर कर लें। सही। वो उन्होंने बजट पे ही बातें करनी थी ना, आप काउंटर कर लें उसको, क्यों नहीं सुना गया? जबकि दूसरी तरफ से आप देख लें जो आवाज़ें कसी गई, जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है ये मामला जिस नहज पे पहुंच गया, ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है और स्पीकर का रोल भी हम देख रहे हैं, इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब, आपने भी देखा गुज़िश्ता 2 दिनों से पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी होता रहा, जहां बैठकर इस मुकद्दस ऐवान में 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले किए जाते हैं, मुल्क को चलाने के लिए एक एक इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहां गालम गलोच से नौबत हाथापाई तक आ गई। क्या देखते हैं एतजाज एहसन साहब इस ऐवान का मुस्तकबिल आप? पहली तो बात यह है कि इसको अब मुकद्दस कहना भी मुझे लगता है कि गलत है। जी एतजाज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी मैं आपसे नहीं। जी प्लीज सर, आप बात कीजिए। जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहली तो बात यह है कि इसको अब मुकद्दस कहना भी गलत लगता है। किसी चीज, किसी ईवान की, किसी किता जमीन की अगर तकदीस होती है तो उसकी तकदीस जब भी होती है अगर उस पर चलने वाले उस पर एहतराम से चलें, वहाँ बैठने वाले एहतराम से बैठें, दूसरों का एहतराम करके बैठें, वहाँ बोलने वाले एहतराम से बोलें, दूसरों का एहतराम करके बोलें,
ये कहाँ से मुकद्दस रह गया ईवान? ये इसकी तकदीस तो जिन्होंने रखनी थी, जिनकी अपनी फायदे में, मुफाद में, जिनके अपने इंटरेस्ट में तकदीस ईवान की, उन्होंने इसको तार तार कर दिया। पहली तो बात यह है शाम साहब, समझ नहीं आती ये हुकूमत को क्या हुआ है। हुकूमत कभी नहीं चाहती कि दंगा फसाद हो फ्लोर पे। हुकूमत अब अगर ये बाहर बैठ जाती ऑपोजिशन, स्पीकर ने कहा है जब तक आप सुलह नहीं करते मैं बजट नहीं बुलाऊंगा इजलास। अब अगर वो कहते हैं हम सुलह ही नहीं करते तो बजट इजलास, बजट बगैर पास हुए 30 जुलाई या 30 जून आ जाएगा। अगर आ गई तो इनका क्या बनेगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट की जो जितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट पास होनी थी, जितना बजट सारा पास होना था, कोई फाइनेंस बिल होगा वो पास होना था, वो सब रह जाएगा। ये तो इलीगल हो जाएगा काम। ये तो चला एक दिन नहीं चल सकेगा। स्वाय जिनको कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाहें मिलती है, मसलन जजेज हैं, उनके अलावा तो किसी की तनख्वाह नहीं है कि दे सकेंगे, और ये हुकूमत खुद कर रही है। इतनी बड़ी हिमाकत हुकूमत कर सकती है। दूसरी तरफ ये भी नहीं देखा कि दूसरी तरफ कौन है। एक 1985 की पौध है, नर्सरी है, दूसरी 2018 की नर्सरी आ गई। इनका आपस में मुकाबला हो गया। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है सियासत में, ना जिससे 1985 वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। एक मैं अगले दिन आपके ही प्रोग्राम पे बात कर रहा था, घूमते घुमाते वालिद साहब ने कहा जाओ बेटा जरा पिंडी हो आओ और दस्तखत कराओ, फॉर्म भरा और दे आओ। जाओ लाल साहब के दफ्तर में वहाँ फॉर्म दे दिया। तो इलेक्शन भी हो गया। इलेक्शन में नॉमिनी पहले मजलिस शूरा में आ गए, फिर इलेक्शन हो गया। वो हमने पार्टी में बॉयकॉट किया, गलत किया और बॉयकॉट कर दिया। वो अकेले 300 पौधे वो उनके बीज पड़ गए। अब उनकी कोई आपस में कोई हमआहंगी नहीं थी, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं थी, कोई उनको कोई सिखाने वाला नहीं था। सिखाने वाले कौन थे? जियाउल हक और उनके फौजी और तो उनके साथी। अब वो अगर ना सिखाएं तो ये वो जो सिखाएंगे यही सीखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल चौसा साहब। ये जिस तरीके से आपने कहा कि गवर्नमेंट के स्टेक्स ज़्यादा हाई हैं, बजट पास करना 29 तारीख को, 22 जून को फाइनेंस मिनिस्टर कंक्लूडिंग स्पीच भी करेंगे। मेरा सवाल चौधरी साहब आपसे ये है कि आज दोनों तरफ से कहा गया, शाहिद हक्कान अब्बासी के बारे में पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहबा ने शाहिद हक्कान अब्बासी को कहा कि आपने इस अवान को चलने नहीं देना, आपने जाके हंगामा करना है। दूसरी तरफ से पीटीआई के लोगों पे इल्ज़ाम पीएमएल वाले लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको कहा है कि जी आप जाएं और शहबाज शरीफ की तकरीर ना होने दें। तो सवाल ये है कि दोनों अगर इस तरफ कर रहे हैं तो इन दोनों का कोई मफाद है या आप समझते हैं कि मामला किसी और तरफ जा रहा है? नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज तो बताऊं, जो नून लीग वालों का उनका तो एक मंशा है। उनका मंशा है कि कहीं सिस्टम जैम हो जाए और ये जो एहतसाब का नैब के मामलात हैं वो खत्म हो जाए, मियाँ साहब को वापस आने में आसानी हो जाए। अगर वो ही खत्म हो जाए तो, और या ना भी आए तो ये अपनी जायदादें वगैरह बचा लें। और मैं हैरान हूँ इस पे शाहिद खाकान अब्बासी पे जो बात इतनी सॉफ्टली करते हैं लेकिन इतनी खूनखार बात कर जाते हैं। कई दफा मैं मिसालें दे सकता हूँ पर वो फिर कभी करेंगे। मैं इस वक्त सिर्फ ये आपको जो एक इम्तियाज बताना चाहता था। एक शाम साहब मुझे और सोनिया दीदी इजाजत दे इस वक्त। जी एक तरफ 1985 के 2-3 जुमलों में कहूंगा। एक तरफ 1985 के बगैर किसी तरबियत, सियासत की तरबियत में यकदम हाई पोजीशंस ऑफ ऑफिस, हाई ऑफिसेज, और कोई इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन गया, कोई फॉरेन मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, किसी ने कबीना बना ली, कोई तजर्बा नहीं था। दूसरी तरफ अब 2018 में जो आए हैं उसमें स्ट्रगल इमरान खान की तो थी, मानना पड़ता है 22 साल उसने स्ट्रगल की, पर पार्लियामेंट में कभी एक दिन भी नहीं आया। वो पार्लिमानी अमूर से नावाकिफ था, पर स्ट्रगल उसने की। पर उसके साथ जो आ गए इलेक्टेबल वो ही उसी पनीरी के लगे हुए, वो पुराने ही।
और वही 1985 की असेंबली या उनकी औलाद, और वो चलते चलते वो अब इन दोनों का मुकाबला है। बीच में डिग्निटी के साथ कौन बैठा रहा है, जिसने सड़कों पे मार खाई है, जिसने पार्लियामेंट में मार खाई है, जिस जमात ने 17 मेंबर के साथ बैठ के ऑपोजिशन की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 मेंबर के साथ बैठ के ऑपोजिशन की है। अगर आज कोई शाइनिंग आउट लगता है तो आपको मैं ये बता दूं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं चले ये तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ चौधरी साहब जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा, बहुत सारे लोगों का जो ख्याल यही है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि ये बचना चाहते हैं एहतसाब से, केसेस चाहते हैं कि ये बच जाएं और जब तक इनकी हुकूमत है। इसलिए अफवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने आला अदलिया को कहा है कि एहतसाब के जो केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, डे टू डे बुनियादों पर चला के इनके फैसला किया जाए। मेरा चौधरी साहब आपसे सवाल यह है कि 3 सालों में जो कोशिश कर सकती थी, PDM बनी, हुकूमत को नहीं हटा पाए, टफ टाइम देना था असम्बली में, असम्बली के अंदर और बाहर, वो नहीं कर पाए। अब इस स्टेज पे ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? उनको नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो ये प्रोसेस में अब क्या अचीव करना चाहते हैं? एहतशाम साहब, बात नवाज लीग की तो जो 1985 की नर्सरी के लोग हैं उनकी तो यही है कि एहतसाब से बचा जाए, और उसमें एक खानदान का, शरीफ खानदान के सारे मफरूर है, सारे के सारे मफरूर हैं। अब वो बचना चाहते हैं। अगर ये इमारत गिरती है तो इमारत गिरे उनकी बला से, लेकिन वो अब कोई असेंबली को बचाने के हक में नहीं। हैरत तो मुझे होती है इनकी हिमाकत पे, हुकूमत की हिमाकत में जो उनके हाथों में खेल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था खामोशी से ऑपोजिशन के लीडर को सुनते, क्या थी बातें ही करनी थी ना, अल्फाज यूज कर लेते। वो बोलता रहता और उसका हक है। ये शहबाज शरीफ का पहला हक है बोलने का, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा हक है, और उसको सुनते, वो अपनी तकरीर खत्म कर लेते। उसके बाद शाइस्ता जबान से जरा ज्यादा बोलने वाले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एतजाज एहसन साहब, हुकूमतें हमेशा कंसीड करती हैं, रिसीविंग एंड पे होती हैं, और ऑपोजिशन तो हर बजट में हम देखते हैं, माजी में भी हमने देखा कि शोर शराबा करती हैं, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि ताकि मामलात आगे बढ़ें, तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। एतजाज एहसन साहब, कल हमने देखा 2 दिन से जो कुछ भी होता रहा ऐवान के अंदर, आज स्पीकर की जानिब से ज़ाहिर है इस पर एक्शन भी लिया गया, 7 अरकान असम्बली पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। लेकिन सर, आपको लगता है कि सिर्फ पाबंदी आयद करना ही काफ़ी है या फिर सख्त एक्शन होना चाहिए, रुकनियत मुअत्तल करनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में जो इस तरह के वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके और फिर संजीदगी का मुजाहिरा किया जा सके? इसमें देखें, ये है ईवान पार्लिमान, यहाँ फैसले अक्सरियती वोट से या इत्तफाक राय से होते हैं। उस तरह नहीं होते कि जजमेंट, जिस अदालत ने जजमेंट लिखनी है, गवाहों को सुनना है, ये अगर लीडरान बैठ जाएं, अगर संजीदा है पार्लिमान को बचाने के लिए, और इसमें संजीदा होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को भी, क्योंकि वो पार्लिमान ही सियासत ही कर सकते हैं। वो पार्लिमान नहीं होगी तो शहबाज शरीफ की भी सियासत नहीं होगी, कोई सियासत नहीं होगी, नवाज शरीफ की भी कोई सियासत नहीं होगी। और अगर पार्लिमान को ये यूं रोन देंगे तो ये तो कोई और ही फायदा उठा लेके ले जाएगा। इस वक्त लोगों की निगाहों में अगर पार्लियामेंट का वकार बिल्कुल खत्म हो जाए, मैंने जैसे आपको कहा, ये तो मुझे मुकद्दस ईवान लगा ही नहीं, इसकी तो कोई तकदीस मुझे। लेकिन चौधरी साहब, इसमें PTI के लोग ये कह रहे हैं, चौधरी साहब PTI के लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले दिन से, जिस दिन हल्फ उठा के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी थी 2018 में, वो कहते हैं कि पहले दिन से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी। उसके बाद तो फिर और मिसालें देते हैं, और लेटेस्ट मिसाल वो ये देते हैं कि जुमे वाले दिन बजट पास हुआ। आमतौर पे आपने भी चौधरी साहब देखा होगा, एक मुद्दत तक आप पार्लियामेंट में भी रहे, ये लोग कहते हैं कि जी जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि अपोजिशन आती है बजट इजलास में, जब प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करने लगता है, थोड़ा सा हंगामा होता है, उसके बाद वो वॉकआउट कर जाते हैं। चौधरी साहब, ये जुमे वाले दिन जो हुआ है, थ्रू आउट इसकी तकरीर जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर नहीं सुननी देगी, वोटिंग की गई, दुनिया जहाँ के इल्ज़ाम, शोर शराबा हुआ, तो वो PTI वाले कहते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देते, तो हम अपोजिशन के लीडर को क्यों सुने? जी सर। एहतशाम साहब, ये तो फिर ट्रैप में आ गए ना, ये तो फंस गई हुकूमत।
हुकूमत को तो दिल इतना ठंडा रखना पड़ता है, इतना ठंडा रखना पड़ता है। मैं वजीर दाखिला भी रहा हूँ और तकरीबन 3 दहाइयों सूबाई असेंबली डाल के तकरीबन 3 दहाइयों में और दोनों ईवानों में रहा हूँ, कौमी असेंबली में भी रहा हूँ और सेनेट में भी रहा हूँ। हर जगह माहौल को ठंडा रखने की कोशिश की है। अगर बात सख्त की भी है तो कभी पार्लिमानी हद से रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। मेरा एक दफा मेरा कोई हर्फ हज़फ नहीं हुआ। एक दफा हुआ था, मीर तकी मीर जो क्लासिकल शायर के शेर के एक लफ्ज को चेयरमैन साहब ने सेनेट में कहा था कि ये गैर पार्लिमानी। मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा क्लासिकल शायर वो मैं इस वक्त शेर नहीं सुनाता, मीर भी सादा है वाला। उन्होंने कहा जी ये लफ्ज, मैंने कहा जो क्लासिकल शायरों के शेर में आए वो लफ्ज कभी गैर पार्लिमानी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो आप मीर से ज्यादती कर रहे हैं, मेरे से नहीं कर रहे। पर मेरा कभी नहीं हुआ और मैंने बड़ी सख्त तेज तकारीर की भी है, सुनी भी है, अपने खिलाफ भी सुनी है। इतने गलत और झूठे इल्जाम लगाए गए हैं और बैठ के सुने हैं, बतौर वजीर दाखिला भी सुने हैं। और उन मेंबरान को जिन्होंने मेरे खिलाफ तकरीरें की हैं, दिशा की हैं, उनको हाथ भी मिलाया, उनसे गले भी मिले हैं। तो ये कोई दुश्मनियां तो नहीं डालनी होती। और गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट ट्रैप में आ गई थी। गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हम तो इसलिए मजबूर हुए हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना गया। कौन से फाइनेंस मिनिस्टर को सुना गया मुझे बताएं गुज़श्ता 2 दहाइयों में? बिल्कुल, किसी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना गया। किसी वजीर आजम की पहली तकरीर। चले बिलावल भुट्टो के बारे में एक कमेंट कीजिएगा। जिस तरीके से वो आज मिले लीडर ऑफ द ओपोजिशन को, और इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि हम असल लीडर समझते हैं जो PMLN की क़यादत है वो है उनके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास। हम उनकी बात सुनेंगे, उनको अपने वो कह रहे हैं MNAs को भी दे देते हैं, जिस तरह मर्जी उनको इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को सदर मानते हुए वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, इन्हीं से कोऑपरेशन किया जाए, और जो बाहर बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं चीज़ों को नवाज शरीफ साहब, उनको उनसे अलहदा किया जाए? ये इतनी कोई, मैं समझता हूँ मैकियावेलियन बात नहीं है। मैं इतना इसको ये नहीं समझता हूँ कि बड़ा सोचा समझा मंसूबा है। मैं भी अगर वहाँ बैठा हूँ और उनकी जगह हूँ तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो उसका मैं उसी तरह एहतराम करूँ। और अगर मैं रहा हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में 2 मरतबा तकरीबन 8 साल 9 साल, तो मैं भी यही, पर मैं भी झुकता था। मैं भी अपने साथियों के सामने, दूसरों के सामने झुक के बात करते थे इंकसारी से। और ये तो मतलब नरम बात करनी पड़ती है जितनी भी सख्त आगे से कोई करे। पर ये अगर हुकूमत कह रही है कि क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना इसलिए हमने अपोजिशन लीडर को नहीं सुनना, तो ये तो ट्रैप में आ गई है। ये तो बड़ा अच्छा ट्रैप ले किया है सही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। अच्छा एतजाज एहसन साहब, अब जाहिर है ऑपोजिशन की जानिब से जो हिकमत अमली बनाई जा रही है वो कह रहे हैं कि हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि स्पीकर का रोल हमें कोई नजर नहीं आता, तो इस सारे मामले में स्पीकर का रोल आप क्या देखते हैं? स्पीकर को अपना रोल कुछ बहाल करना पड़ेगा जी। स्पीकर बिल्कुल ही वहाँ ना होने के बराबर है, शोर होता जा रहा है। उनको 2-4 मरतबा इस दौरान जब किताबें चल रही थी हाउस को बंद करना चाहिए था। हाउस को वेकेट करा सकते हैं वो, और फिर बाद में वापस लाए। वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल तो करें, पर वहाँ जहाँ वजीर चला रहे हो किताबें, वहाँ वो स्पीकर की पार्टी वो भी एक चीज और बता दें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है ना वो कहते हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है जो 2-3 दिन से हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये साजिश किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? मैं तो समझता हूँ अगर कोई, जिस तरह आपने बात की है और आपने कोई मेरे से मशवरा करके बात नहीं की, और मैं भी इस बात पे जरा चौंक गया हूँ कि हुकूमत वाले ये कह रहे हैं कि चूंकि हमें अंगेज किया गया है, हम ये हमने किया है। तो अगर तो नवाज ने और शाहिद खाकान अब्बासी और इनके साथियों ने
और ये मरियम बीबी के इशारे पे जैसे कहा गया, आपने फरमाया, ये कर गए हैं, अंगेज कर गए हैं गवर्नमेंट को। ठीक तो है, फिर तो बहुत जबरदस्त चाल चल गई है। ठीक है मुस्लिम लीग। सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतजाज एहसनियत रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई के रहनुमा रमेश कुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब आपके वक्त का। रमेश कुमार साहब, सबसे पहले तो जरा बात कर लेते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों से हमने देखा कि ऐवान के अंदर जो कुछ भी होता रहा वो सबके सामने है। आज भी सूरत हाल कल से मुख्तलिफ नहीं रही। हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से बजट तकरीर में शौकत तरीन साहब के साथ जो कुछ भी हुआ मुसलसल शोर शराबा रहा, लेकिन माजी में भी सर हमने देखा कि आमतौर पर यही होता है, अपोजिशन शोर शराबा करती है लेकिन हुकूमतें कंसीड करती हैं, हुकूमतें तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं ताकि मामलात आगे बढ़ें। यहाँ तो क्या अपोजिशन क्या हुकूमत, अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो फिर सर ऐवान का मुस्तकबिल क्या होगा? फिर किस तरीके से आप अवामी मुफाद की वहाँ पर बात करेंगे? जो चीजें आप सोच रही हैं वो चीजें मैं भी सोच रहा हूँ, वो चीज अवाम भी सोच रही है। मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है वो बहुत शेमफुल हैं हम सब एमएनएज के लिए। और मैंने 2 मिनट अभी चौधरी साहब को आपके ही प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक एज डिफरेंस भी वो देखें और जिस तरीके की लैंग्वेज गाली गलौज जो की गई है, अफसोस है बहुत। और मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो आज हुई है और कल जो हुई है। इससे बहुत मायूसी फैलती है अवाम के अंदर। इवन जमहूरियत से भी जो है वो एतबार खत्म हो जाता है कि जमहूरी लोग जो अवाम के नुमाइंदे हैं और वो इस तरीके से जो है जिस किस्म की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और आप जो है वो जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, तो वहां पे क्या अवाम और क्या डिस्कशन होगी, तो इससे मायूसी फैलती है। अवाम के अंदर भी मायूसी फैलती है, इवन सीनियर मेंबरान के बीच में भी मायूसी फैलती है। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा रमेश कुमार साहब कि अभी एहतसास साहब का आपने जिक्र किया, वो तो ये भी कह रहे थे कि हुकूमत ट्रैप हो गई है। अगर उनका मकसद यही है कि जी फाइनेंस मिनिस्टर अपना लीडर ऑफ द ओपोजिशन तकरीर ना करे तो बजट भी तो पास होना है, 22 को कंक्लूडिंग स्पीच देनी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने 29 तारीख को बजट को आपने पास करना है। तो वो कहते हैं कि अगर बजट नहीं पास होता तो आमतौर पे लोग ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़े मसाइल मुश्किलात हो जाती हैं। तो आप नहीं समझते कि इस थोड़ा सा मौका देना चाहिए था, वो बोल लेते तो क्या होना था? शहबाज शरीफ साहब। रमेश कुमार साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, अगर आपकी तरफ हो एहतशाम साहब। मैं तो सिर्फ ये सुनिए, मैं कह रहा था सुनिए कि जिस तरीके से बार बार लोग इशारा कर रहे हैं, जो साहब ने बात की है, वो कहते हैं टिट फॉर टैट होगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक गाल मारें तो दूसरा गाल हम आगे कर दें, ये नहीं होगा। देखें ओवर द ईयर्स हमारी जो सियासत जिस तरीके से जहाँ पे आके रुक गई आके, ये 3 साल बड़े अहम हैं। अब पीटीआई की हुकूमत उस लिहाज से तो लोग कहते हैं कि जी नए लोग भी हैं, नए लोग भी आए, इलेक्टेबल्स भी आए, लेकिन एक स्ट्रगल की एक डिटेल्स है और उनका एक नारा है जो करप्शन की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं। और ये एहतसाब साहब भी बात कर रहे थे कि जी सारा फोकस इस वक्त जो है ना अपोजिशन का ये है कि किसी तरीके से एहतसाब से बच जाया जाए। इसमें बड़ी हद तक सदाकत भी सोनिया हो सकती है। अब जिस तरीके से 22 तारीख को FIA ने फिर 24 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में आप देख लें, उनको भी बुलाया गया और इसी तरह से आप देख लें जरदारी साहब को भी बुला लिया गया। तो अब ये केसेस तो फाइनलाइज तो होने हैं, फाइनल तो होना है, इसका मंतकी अंजाम तक तो कोई ना कोई इसको लेके जाएगा। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने अदालतों को कहा है कि डे टू डे बुनियादों पर हियरिंग करनी चाहिए। ये एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट तो हो सकता है ना, केसेस तो हैं। अगर ये कहा जाए, और फिर ज़्यादातर PTI के लोग कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि 90% 98% केसेस जो हैं वो केसेस हैं PMLN पे जो पीपल्स पार्टी ने बनाए, इनके ऊपर हमने कोई नहीं केसेस बनाए, पुराने केसेस चल रहे हैं। इसके जवाब में वो कहते हैं कि जी हम एक केस ले, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी हम अदालत में केस लेके गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज कितने बरस हो गए हैं कि जी लेट भुट्टो साहब का जो मर्डर हुआ था, जुडिशो पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है, उसका फैसला नहीं हो रहा। वो तो फिर अदालतों की बात है ना, वो तो अदालतों से सवाल पूछा जाए। इस वक्त तो हुकूमत से जो आप सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी
बहुत सारे लोग कह सवालिया निशान भी है, लेकिन आप दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि कम बैक किया बड़ी तेज़ी से प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल के बाद, जो पॉलिसीज नहीं आई हैं, जो रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा बजट है जिसमें अक्रॉस द बोर्ड बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं, मुखालफिन भी कह रहे हैं, सलीम मानवी वाला भी कह रहे हैं कि जी इन हालात में सब इससे अच्छा बजट नहीं होगा। तो क्या ये लोग सवाल करते हैं कि जी इस बजट को स्कटल करने के लिए ओपोजिशन कर रही है, लेकिन बात अल्टीमेटली वही है जो एतजाज साहब ने कहा है कि हुकूमत को बहरहाल तमुल का मुजाहरा करना चाहिए और मौका देना चाहिए उनको बात करने का। जी हाँ, लेकिन एहतशाम साहब, ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब जिनका जिक्र अभी पहले भी हुआ, एतजाज अहसन साहब जब साथ थे कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, हालांकि हमने देखा कि अवान में दोनों तरफ से जो है वो गालम गलोच होती रही, अपोजिशन हुकूमत बराबर की जिम्मेदार हैं, तो फिर ये साजिश की बात कहाँ से आ गई? तो माजरत के साथ उनसे तो ये सवाल पूछना चाहिए, जमहूरियत के खिलाफ ये साजिश है या वो जुमला आपका ऐवान में आपने कहा था और आज तक उस पर कायम है? आपने स्पीकर साहब को ये कहा था कि मैं आपको जूता मारूंगा, लोगों ने आपको कहा कि जी आपने गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, गैर पार्लियामान लफ्ज़ है, वापस ले लें, आज तक आप वापस नहीं ले रहे। आपने कहा मैं इससे भी आगे जाऊंगा। तो देखें ना, ये फिर मयार स्टैंडर्ड जो है ना फिर देखने चाहिए कि आप लोगों के लिए जो रख रहे होते हैं अपने ऊपर भी रखें। तो मेरा ख्याल है ये साजिश वाली बात तो अब यही है जो घूम फिर के इसी बात पे आ रही है कि जी किसी तरीके से हुकूमत को सीन से हटाया जाए। अगर हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर लेती है, एहतसाब भी चलता रहेगा और फिर अगले इलेक्शन के लिए 2 साल जो आने वाले हैं जिसमें कारकर्दगी पीटीआई ने दिखानी है, टेस्ट केस भी है, शायद उसमें कामयाब हो जाए तो क्या सौदा पीटीआई अब देखना ये कि आगे सूरत हाल क्या होगी। रमेश कुमार साहब, जाहिर है जिस तरह से बात हो रही है कि कल जो कुछ भी हुआ ऐवान में, आज भी जिस तरह के मनाजिर मिले, हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि ऐवान का जो माहौल है वो संजीदा रखे, लेकिन ऐवान में अगर मुस्तकबिल में भी सूरत हाल यही रही तो फिर क्या होगा? स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास? असम्बली के रूल तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर जिस तरह से आज स्पीकर की जानिब से एक्शन भी लिया गया है, 7 लोगों को असम्बली में दाखिले की जो है वो इजाजत नहीं दी गई, तो क्या ये काफी है या इससे बढ़कर कोई एक्शन होना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैंने पहले माजी में भी बात की है आपके प्रोग्राम में, मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, कि एथिक्स कमेटी होनी चाहिए और जहाँ पे तमीज और तहजीब नहीं होगी वहां पे मुआशरा कैसे तरक्की करेगा? बिल्कुल। आपका घर जो है, एक छोटा सा घर भी जहाँ पे इखलाक नहीं होगा तो आपके घर के अंदर भी माहौल बेहतर नहीं बन सकता। ये तो पूरा एक हाउस है जहाँ पे 22 करोड़ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए पहले तो ये जो है वो TORs होने चाहिए जो नहीं है। हर बंदे के पास ज़मीर अपना है, हर बंदे की, हमें भी कहने लगे कि भाई ये करो वो करो, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने तो ये कहा कि मैं तो ऐसे बुक जो जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, पता नहीं इसके ऊपर अल्लाह का भी नाम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जब बजट होती है ऊपर तो लिखा होता है, खुदा का नाम भी लिखा होता है, तो किस तरीके से इस तरीके से फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे तो ये भी इनकी समझ में नहीं आई ये बात कि जिस तरीके से बुकों को जो है वो फेंक रहे होते हैं। अच्छा रमेश कुमार साहब, आप देखें जो स्पीकर साहब ने आज कहा है, आज जब तीसरे दिन भी उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया, पहले 10-20 मिनट के लिए मुलतवी हुआ, वापस आ गए, फिर कल तक चला गया, फिर साथ ही अब ये भी कह के गए हैं कि भी जब तक कोई कंसेंसस नहीं होता, दोनों पार्टियां यानी अपोजिशन और हुकूमत किसी बात पे एग्री नहीं करते, मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। तो ये तो काम बड़ा लंबा होता नजर आ रहा है, प्रोसेस में नुकसान तो आपका होगा जिन्होंने बजट मंजूर करवाना है। देखिए, वो तो अभी टाइम पड़ा है, मगर बात ये है कि वो इतना लंबा ये चीजें नहीं चलती। मगर बात तो सिंपल में ये कि ये एक दिन के लिए भी क्यों हो, ये कम से कम ये हिस्ट्री में ये चीजें आएंगी, चाहे किसी भी तरफ से हो, चाहे कोई भी। मैं अपोजिशन या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर आपको होता तो ये फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ या एनुअल प्लान 2021 का, इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो किताब है उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब इन किताब के ऊपर जिस तरीके से इनको फाड़ा गया, ये अगर मीडिया आगे स्काइप पे होते तो मैं आपको ये किताब दिखाता। अब इन्हीं किताबों को यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ, आप ये, मैं आपको अगर कहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं कि इसी किताब के ऊपर, लेकिन सवाल ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश साहब, लेकिन लोग सवाल जो कर रहे हैं कि भले ओपोजिशन फ्रस्ट्रेट हो सकती है, लेकिन हुकूमत को तो चाहिए ना कि मौका तो देते उनको बात करने का। इससे क्या हो जाना चाहिए? थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करते, थोड़ा कंसीड कर लेते तो क्या होना था? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट या अपोजिशन, मैं कहता हूँ सारे ही वो पार्लियामेंटेरियन जो इस हंगामे में शामिल हैं, सारे कसूरवार हैं। अब बड़ा या छोटा, मैंने तो इवन सच बताऊं कि मैंने तो अपने वाइस चेयरमैन शाबान कुरैशी साहब को कहा, मैंने कहा सर आप डरे बोलते हैं कि अगर कोई घर का बड़ा अगर हो
और बड़े के सामने अगर छोटे मस्ती करे तो जवाबदारी छोटू से ज्यादा बड़ों के ऊपर आती है। ठीक है, अच्छी बात है रमेश कुमार साहब की। जाहिर है ये जो अफसोसनाक सूरत हाल रही है, आप कंडेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कसूरवार हुकूमत भी है और ऑपोजिशन भी है। बहरहाल इसी पॉइंट पर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदे टिका खान सानी ने, जो कि ये जो कुछ भी गुज़िश्ता 2 दिनों से होता रहा वहां पर मौजूद रहे पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह की हंगामा आराई रही, बड़े करीब से उन्होंने ऑब्जर्व किया। उनसे ज़रा डिटेल्स जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में और आज हुआ क्या बेसिकली पार्लियामेंट में, ये कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई। तो टिका खान सानी, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा ज़रा डिटेल में हमारे नाजरीन को कि ये सारा मामला बिगड़ा कहाँ से, क्या सूरत हाल रही और आज क्या हुआ। जी बिल्कुल, आज चूंकि ईमान में आज फिर एक हंगामा रही सूरत हाल थी और आज तो फिर एक जख्मी हुए हैं हुकूमती बेंच में बैठे अकरम चीमा, जिनका ताल्लुक कराची से है। और जब जख्मी हुए और जब उन्हें हुकूमत के जो चैम्बर है उसमें लाया गया तो उन्होंने मुझे खुद बात करते हुए कहा कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुद अपना इंसाफ लूंगा, मुझे पता चलेगा तो हमला करने वाले को मैं खुद निपटूंगा। हुकूमत और स्पीकर अपनी जगह पे, अब वो उन्होंने खुद बदला लेने का एक तो ऐलान किया। तो ये हमला करने वाले कौन थे टिका खान सानी? आप वहां पर मौजूद थे, कुछ पता चल सका है कि सैनिटाइजर की कहा जा रहा है बोतल फेंकी गई है, किसकी जानिब से फेंकी गई है? जी बिल्कुल, ये चूंकि हुकूमती बेंच से अभी चूंकि तस्वीर तो सामने आ गई है, लेकिन फिर तो इसकी तस्दीक स्पीकर ऑफिस की तरफ से की जा रही है, उसके बाद नाम बाकायदा जारी किया जाएगा। लेकिन ये जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, दोबारा जब यानी वक्फे के बाद दोबारा इजलास बुलाया गया और कुछ असलूबी से तमाम यानी अपोजिशन भी और हुकूमती बेंचों वाले आके बैठ गए और तकरीर शुरू हो गई शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने स्पीकर के रोल पे भी तनकीद की और हुकूमत के रोल पे भी तनकीद की और इसके साथ बजट पे भी, चूंकि अपोजिशन लीडर ने ही बजट का आगाज करना होता है। इस दौरान वहां पे एक हुकूमती बेंच से सिर्फ ये आवाज आई थी कि जब शहबाज शरीफ आ रहे थे तो वहां से आवाज कसना शुरू हो गए और वहां शेर शेर किनारे लगना शुरू हो गए और इधर से सिर्फ एक रुकन ने उससे कहा कि आप मत बोले और सारे उसको पड़ गए। इस दौरान एक सैनिटाइजर की बोतल पीछे से आई और वो चूंकि सैनिटाइजर से भरी हुई थी वो आके लगी अकरम चीमा की और अकरम चीमा वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने साथ नीचे कर लिया और काफी ज्यादा उनके खून वहां से बहा। इवन उनको चलें, ये तो हुआ। टिका खान ये बताएं कि स्पीकर साहब अभी कहते हैं कि जब तक कोई कंसेंसस नहीं होता, अब दोनों पार्टियों में इत्तेफाक नहीं होता, अपोजिशन और हुकूमत में मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। तो आप अगला लाएमल आपको क्या लगता है, हुकूमत क्या सोच रही है, अंदर की खबर क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? श्याम साहब, आप तो खुद माशाल्लाह इकोनॉमी के बड़े माहिर हैं, आपको पता है कि बजट के लिए बहस होती है, कटौती होती है, कट मोशन होती है और ये सारा अमल बाइका पास करके इसके बावजूद भी 8 दिन की बहस का फैसला हुआ, कंसेंसस हुआ और 40 घंटे की इसके ऊपर डिबेट। ये अभी तक स्पीकर अपोजिशन लीडर ही तकरीर नहीं, 1 घंटे का अभी तक कार्रवाई हो सकी है, 39 घंटे बाकी है और तीसरा दिन गुजर चुका है। आज वजीर आजम इमरान खान ने भी सारी सूरत हाल का अदराक करते हुए एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, शफकत महमूद अली और आमिर डोगर, इसके साथ साथ दीगर जो उनकी टीम है इत्तेहादियों को भी बुलाया गया था, मीसा मिर्जा और दीगर इत्तेहादियों को। वजीर आजम ने ज़ाब्ता इखलाक में एक नया ज़ाब्ता इखलाक भी मुरतब करने का उन्होंने हिदायत दी और असद कैसर को भी खुसूसी तौर पे मदऊ किया गया था कि उनको एतमाद में लिया जाए ताकि उनकी मुशावरत से फैसलों में कल अपोजिशन बात न करे। और यकीनन अब स्पीकर के दायरा इख्तियार को बढ़ाने का फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से और इस पे अपोजिशन को रजामंद किया जाएगा। अभी तक तो स्पीकर का सिर्फ ये रोल है कि वो उस सेशन तक की रुकनीयत यानी उस सेशन तक रुकन को या तो असेंबली से बाहर निकाल सकता है उसी वक्त या फिर उनको। लेकिन टिका खान इन हालात में जबकि हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के लिए कोई नरम गोशा नहीं है, तो नया ज़ाब्ता अखलाक जो तय होगा उसको अपोजिशन नहीं मानेगी तो फिर तो बात तो वहीं रह जाएगी, इजलास वहीं खड़ा रहेगा, इजलास तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। हुकूमत ने अपने नाम दे दिए हैं आज मीसा मिर्जा, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर, 6 नाम दे दिए हैं हुकूमत ने। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ने कहा है कि हमें बिल्कुल कोई नाम नहीं देने,
स्पीकर खुद जिम्मेदार है इस कार्रवाई का। अब सही। स्पीकर के खिलाफ भी अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लाने का इंदिया दिया है। अभी बिल्कुल। ऐलान नहीं किया, कल शायद ये तहरीक पेश कर दे या करारदाद पेश कर दे। जुमे को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग हो रही है और उसके बाद अगर कल देते हैं एप्लीकेशन तो 7 दिन बाद फिर ये हो जाएगी। तो यूं समझें कि अब ऐवान का माहौल जो है वो इंतहाई बदतरीन बिल्कुल की तरफ बढ़ रहा और है। वो मनाजिर भी हमारे सामने रहे। अच्छा टिका खान सानी, अब स्पीकर की जानिब से जो एक्शन लिया गया है, 7 अरकान असम्बली पर पाबंदी आयद की गई है, जिनमें बताया जा रहा है 3 पीपल्स पार्टी से हैं, 3 नून लीग और एक जो है वो 1 पीपल्स पार्टी से है, 3 नून लीग और 3 पीटीआई से। लेकिन फुटेज जब हम देखते हैं, फुटेजेस जो मुख्तलिफ सामने आ रही हैं, इसमें सिर्फ ये 7 लोग नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी जानिब से हुल्लड़बाजी की जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी। तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा। और एक ये कि आगा रफ़ीउल्लाह जो पीपल्स पार्टी वाले थे टिका खान, वो उन्हें क्या मसला था? उनके लीडर तो खामोशी से बैठे थे, बाकी सब लोग कोई इस पे एहतजाज नहीं कर रहे थे। रफ़ीउल्लाह साहब को क्या हुआ? उन्होंने किसके कहने पे सब कुछ किया? हाँ। बिल्कुल रफ़ीउल्लाह साहब भी वहाँ पे बड़े मुतहरिक नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ अरकान थोड़े आगे भी बढ़े और उन्होंने उस हुल्लड़बाजी में थोड़ा सा हिस्सा लिया। लेकिन जो मजमूई अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की वो बिल्कुल खामोश थी और उन्होंने इस तहरीक में खासतौर पे इस हंगामा राई में हिस्सा नहीं लिया जो कि कल गुज़श्ता रोज हो रही थी। जो इससे एक दिन पहले ये बजट तकरीर में तो पीपल्स पार्टी भरपूर सरगर्म थी और आज जो पीपल्स पार्टी है वो अपोजिशन के साथ मिलके स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें चल रही हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी साथ है। लेकिन मुझे लग रहा है ये दोनों तहरीकें इसलिए नाकाम होंगी कि हुकूमत के पास तो मेजोरिटी है और कई हरबे हैं और कई टेक्निकल तरीके हैं, कई आईनी रास्ते हैं उनको बचाने के। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि स्पीकर को बाइख्तियार बनाया जा रहा है कि वो रुकनीयत भी मुअत्तल करे। अभी तो कोई डर ही नहीं है। आज भी एक रुकन जो है वो इसके बावजूद कि उन्हें रोका गया। आज अच्छा मजे की बात है, आज एहतिशाम साहब तमाम गेटों पे जो सिक्योरिटी वाले थे, स्पेशल ब्रांच वाले थे, लिस्टें लेके खड़े थे कि यार ये कौन है इसमें अली गौहर, कौन है इसमें फहीम खान। अच्छा। उन्हें ये तक अंदाजा नहीं था और कुछ एक रुकन तो अंदर एक्शन भी गया। लेने के बाद भी कोई फर्क हमें वाज़ेह नजर नहीं है। अच्छा, कल भी आप वहां पर मौजूद थे, क्विकली जरा बता दें अगर कि ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट कह रही है कि अपोजिशन की जानिब से मामला शुरू हुआ, अपोजिशन कहती है गवर्नमेंट की जानिब से शुरू हुआ, किसी की तरफ से भी इब्तिदा हुई, ज़ाहिर है कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कल सूरत हाल कैसे स्टार्ट हुई, किसकी जानिब से इब्तिदा हुई? जी बिल्कुल यूं समझें कि गाली दी गई थी नून लीग की तरफ से। अली गौर बलोच के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गाली दी थी। जी अली गौर बलोच साहब का तो उसके बाद एक रोल था ना, पहले जब पहला मरहला आया तो उसमें जब जिसमें रोहेल असगर थे और इस तरह दूसरे अरकान थे, इसमें हामिद हमीद थे, जिसके साथ फहीम खान थे, गाली पहले नून लीग की तरफ से सही। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मामला सारा शुरू हुआ ये पहले नून लीग की जानिब से जो है वो आगाज किया गया, उसके बाद सूरत हाल जो है वो इस नौबत तक पहुंची के बाद हाथापाई तक भी आ गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, हमें तमाम तर डिटेल से आगाह कर रहे थे। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।